जरा सोचिए, जब हम कोई एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं तो डायग्नोसिस बिल्कुल साफ होता है ना? हाँ, एकदम बाइनरी, या तो हड्डी में फ्रैक्चर है या फिर नहीं है। बिल्कुल। वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता। डॉक्टर बस उस सफेद लाइन की तरफ इशारा करता है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इंसानी दिमाग को ना ऐसी ही ब्लैक एंड व्हाइट एकदम स्पष्ट चीजें पसंद आती हैं। सही बात है। हम हर डेटा में एक साफ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक ऐसी तसल्ली जो बता सके कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब कोई स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को पहली बार देखता है, तो वो तसल्ली कहीं गायब हो जाती है। अरे वहां तो बस शोर ही शोर है। वही तो। ट्रेडिंग का वो लैंडस्केप किसी साफ एक्सरे जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये एक ऐसा धुंधला पानी है जहां हर कैंडलस्टिक, हर टिक एक तरह का नॉइस पैदा कर रहा है। चार्ट सच बोलने की बजाय ज्यादातर समय बस ट्रैप करने के लिए डिजाइन किए गए लगते हैं। और मजे की बात यह है कि चार्ट्स का वो शोर ही ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग रैंडम पैटर्न्स में ढूंढने लगते हैं जो असल में वहां होते ही नहीं है। तो आज के हमारे सोर्स मटेरियल की डीप डाइव का मेन मिशन इसी शोर को बिल्कुल आसान भाषा और अपने हिंग्लिश अंदाज में डिकोड करना है। बिल्कुल। और आज का सोर्स मटेरियल बहुत ही पावरफुल है। हाँ, आज हम ट्रेडिंग लैब नाम के यूट्यूब चैनल के एक बेहद दिलचस्प वीडियो को डिकोड कर रहे हैं। इस वीडियो में ना एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया है जो इस पूरे कैओस को सिर्फ 2 इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से सुलझाने का दावा करती है। और वो 2 इंडिकेटर्स हैं बॉलिंजर बैंड्स और आरएसआई। एकदम सही। और क्रिएटर का दावा है कि अगर इन दोनों को सही सेटिंग्स के साथ अलाइन कर दिया जाए तो ये एक नॉर्मल ट्रेड को लिटरली एक मनी मेकिंग मशीन में बदल सकता है। मनी मेकिंग मशीन, ये दावा बहुत अग्रेसिव है, लेकिन इसके पीछे की जो मैकेनिक्स हैं वो पूरी तरह से लॉजिकल है। तो मैं आपसे यही पूछने वाली की, आखिर इन 2 इंडिकेटर्स में ऐसा क्या खास है जो इन्हें एक साथ मिलाने पर ट्रेडिंग इतनी सटीक हो जाती है? देखिए, बात सिर्फ इन इंडिकेटर्स को चार्ट पर लगा देने की नहीं है। असली गेम है इनकी सेटिंग्स को बदलना, इन्हें इस तरह से ट्विक करना कि हम मार्केट के रिटेल क्राउड से एक कदम आगे सोच सकें। अच्छा, तो सबसे पहले इसके पहले हिस्से यानी बॉलिंजर बैंड्स को सेटअप करते हैं। इसमें क्या बदलाव करना है? जब कोई भी ट्रेडर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बॉलिंजर बैंड्स लगाता है तो डिफॉल्ट लेंथ 20 होती है। हाँ, 20 की सेटिंग तो सबसे कॉमन है। लेकिन वीडियो के क्रिएटर ने इसे साफ तौर पर 30 पर सेट करने को कहा है। मतलब लेंथ को 30 करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन को 2 पर ही रखना है। और हाँ, विजुअल को साफ करने के लिए बैकग्राउंड हटाकर लाइंस को लाल रंग का किया जा सकता है। लाल रंग, हाँ, वो देखने में थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मेरा यहाँ एक बड़ा सवाल है। बताइए। लेंथ को 20 से 30 करने का सीधा मतलब है कि हम पिछले 30 कैंडलस्टिक्स का डेटा ले रहे हैं। अब ट्रेडिंग तो स्पीड का गेम है ना। हम जानबूझकर अपने इंडिकेटर को पुराना डेटा देकर स्लो या लैगिंग क्यों बना रहे हैं? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि हम इंडिकेटर को स्लो कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। लेकिन असल में होता यह है कि जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, जो बॉलिंजर बैंड की सेंटर लाइन होती है, जी। वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओहो, मतलब वो हर छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट पर हिलने लगता है। बिल्कुल, वो हर छोटे नॉइस पर रिएक्ट करता है, जिससे सेंटर लाइन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है और हमें बहुत सारे फेक सिग्नल्स मिलते हैं, जिसे हम विपसॉ कहते हैं। एकदम सही। तो जब लेंथ को 30 किया जाता है तो उस सेंटर लाइन का स्लोप बहुत स्मूथ हो जाता है। ये मार्केट के उस छोटे शोर को इग्नोर कर देता है और हमें एक, जिसे कहते हैं ट्रू मीन, एक ज्यादा पक्का एवरेज देता है। और बॉलिंजर बैंड्स तो पूरी तरह से मीन रिवर्जन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं, है ना? हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है एवरेज की तरफ वापस लौटना। अगर आपका मीन ही बार बार हिल रहा है तो आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। क्या हम इसे एक रबर बैंड की तरह समझ सकते हैं? रबर बैंड? हाँ, एक ऐसा रबर बैंड जिसे आप जितना मर्जी खींच लें, चाहे ऊपर या नीचे, आखिरकार उसे झटके से अपनी नॉर्मल स्टेट यानी अपने सेंटर एवरेज पर वापस लौटना ही होता है। ये बहुत ही बढ़िया एनोलॉजी है। गणित भी यही कहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का मतलब है कि लगभग 95% प्राइस एक्शन उन दोनों बैंड्स के अंदर ही रहना चाहिए। तो अगर प्राइस ऊपर वाले बैंड के पार जाता है तो हमें शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि वो उन 5% एक्सट्रीम जोन में पहुंच गया है और उसे वापस आना ही है। और अगर नीचे वाले बैंड के पार जाता है तो लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई इससे पैसे क्यों नहीं कमा रहा?
असल मार्केट में तो वो रबर बैंड कई बार वापस नहीं आता, बस खिंचता ही चला जाता है। और यहीं पर बॉलिंजर बैंड्स का सबसे बड़ा ट्रैप आता है। इसे राइडिंग द बैंड कहते हैं। राइडिंग द बैंड। हाँ, कई बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में प्राइस अपर बैंड को टच करता है, लेकिन वापस एवरेज पर आने के बजाय वो उसी बैंड के साथ साथ हफ्तों तक ऊपर चढ़ता रहता है। बाप रे। और अगर किसी ने वहां मीन रिवर्जन सोचकर शॉर्ट पोजीशन ली होगी तो उसका पोर्टफोलियो तो पूरी तरह साफ हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी लूप होल को बंद करने के लिए स्ट्रैटेजी में दूसरे इंडिकेटर की एंट्री होती है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, तो RSI हमें ये बताएगा कि रबर बैंड सिर्फ खिंचावा नहीं है, बल्कि अब वो टूटने ही वाला है। बिल्कुल। सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स इस्तेमाल करने पर जो फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं, RSI उन्हें फिल्टर कर देता है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ भी सेटिंग्स में एक अजीब सा बदलाव है। RSI की डिफॉल्ट लेंथ तो 14 होती है ना? हाँ, जो दशकों से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लेकिन क्रिएटर इसे 13 करने पर जोर देता है। मतलब सिर्फ 1 यूनिट कम करने से ऐसा क्या जादू हो जाता है? ये साइकोलॉजी और मैथ का बहुत स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। जब पूरी दुनिया, सारे ट्रेडर्स और उनके बॉट्स 14 पीरियड के RSI को देख रहे होते हैं, तो उनके सिग्नल्स एक साथ जनरेट होते हैं। तो लेंथ को 13 करके हम क्या कर रहे हैं? हम उस फॉर्मूला को हल्का सा हाइपर सेंसिटिव बना देते हैं। ओह, मतलब जब 14 पीरियड वाला RSI दुनिया को सिग्नल देने ही वाला होता है, उससे जस्ट पहले ही हमारा 13 पीरियड वाला RSI हमें अलर्ट कर देता है। हम क्राउड से एक कदम आगे चल रहे हैं। एकदम सही पकड़ा। लेकिन इसका जो अगला नियम है वो और भी सख्त है। डिफॉल्ट RSI में हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स 70 और 30 पर मांगते हैं। हाँ, 70 और 30। लेकिन वीडियो के अनुसार अपर बैंड 75 पर रहेगा और लोअर बैंड 25 पर। और असली नियम ये है कि ट्रेड तभी लेना है जब RSI इन एक्सट्रीम लेवल्स पर हो। मतलब लॉन्ग ट्रेड के लिए प्राइस नीचे वाले बैंड के नीचे हो और RSI 25 से नीचे हो, और शॉर्ट ट्रेड के लिए प्राइस ऊपर वाले बैंड के पार हो और RSI 75 के ऊपर। बिल्कुल, 25 और 75 ये बहुत ही नैरो विंडो है। वीडियो में एप्पल के स्टॉक का जो उदाहरण दिया है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो एप्पल वाला चार्ट, उसमें प्राइस गिर रहा था, उसने लोअर बैंड को क्रॉस कर दिया था, सब कुछ कह रहा था कि लॉन्ग पोजीशन लो। लेकिन उस वक्त एप्पल का RSI 25 के नीचे नहीं था, वो शायद 30 या 28 के आसपास था। तो मेरा एक सवाल है, मान लीजिए कोई स्क्रीन के सामने बैठा है, प्राइस लाइन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन RSI 27 पर अटका है। क्या यहाँ फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर ट्रेड ले लेना चाहिए? अब बिल्कुल नहीं। जवाब है एक बड़ा नहीं। क्यों? 27 और 25 में कितना ही फर्क है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और उनके एल्गोरिदम्स इसी 27 या 28 के लेवल पर आम ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। वो प्राइस को थोड़ा और नीचे धकेलते हैं ताकि जो लोग जल्दी घबरा जाते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएं। अच्छा, तो जब तक RSI 25 के नीचे नहीं जाता, तब तक असली थकावट या एग्जॉशन नहीं आई है। सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। बिल्कुल, एप्पल के उदाहरण में भी तो यही हुआ। इंतजार करना पड़ा जब तक RSI 20 तक नहीं गिर गया और तभी लॉन्ग ट्रेड लेने पर प्राइस वापस एवरेज पर आया। मतलब सेटिंग्स बदलना आसान है, लेकिन स्क्रीन के सामने बैठकर उस 25 के नंबर का इंतजार करना, असली अनुशासन तो वही है। एकदम सही। अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े खतरे की, जहां ये मशीन क्रैश हो सकती है। खतरे की घंटी? तो ये स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा नुकसान कब करा सकती है? वीडियो में इसे बहुत अच्छे से बताया है। सबसे खतरनाक होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट, लेकिन जब मार्केट शांत है, प्राइस एक छोटी रेंज में है, तो वहां रिस्क तो कम होना चाहिए ना? यही तो धोखा है। मार्केट का नेचर साइक्लिक होता है। वॉलेटिलिटी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक जगह जमा होने लगती है। चार्ट पर इसे स्किनी बैंड्स के रूप में देखा जाता है। स्किनी बैंड्स मतलब जब बॉलिंजर बैंड्स बहुत पतले हो जाते हैं। हाँ, ऊपर और नीचे की लाइनें एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती हैं, और RSI भी बीच में उस पर्पल रेक्टेंगल के अंदर एकदम शांत रहता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये तो बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह लग रहा है। प्रेशर कुकर? हाँ, जिसमें बहुत देर से अंदर ही अंदर प्रेशर बन रहा हो। अगर आप उस वक्त ढक्कन खोलने की कोशिश करेंगे या हाथ डालेंगे तो जलना तय है। वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। जब मार्केट काफी समय तक ऐसा रहता है तो जिस भी दिशा में प्राइस ब्रेक होता है वो कोई छोटा मोटा मीन रिवर्जन नहीं होता, वो बहुत भारी मोमेंटम के साथ होता है। मतलब वहां रबर बैंड वापस नहीं आता, वो टूट जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर प्राइस लगातार गिर रहा हो और कोई उसे कैच करने की कोशिश करे तो वो गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा है।
कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। बाप रे, गिरते हुए चाकू को पकड़ना मतलब सीधा हाथ काटना। तो अगर हमें फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना है तो सुरक्षित तरीके से एंट्री कैसे लें? यहीं पर एक नई और बहुत पावरफुल ट्रिक काम आती है, डाइवर्जेंस का जादू। डाइवर्जेंस, ये क्या होता है? डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस और मोमेंटम एक दूसरे से अलग दिशा में जा रहे हों। मान लीजिए प्राइस लगातार गिर रहा है, उसने अपना पिछला लो तोड़कर एक नया लोअर लो बना दिया। मतलब चार्ट देखकर तो ऐसा लगेगा कि पैनिक सेलिंग हो रही है। हाँ, लेकिन उसी समय हमें प्राइस से नजर हटाकर आरएसआई को देखना है। अगर प्राइस नया लोअर लो बना रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जाने के बजाय एक हायर लो बनाता है, तो ये डाइवर्जेंस है। एक सेकंड, यहाँ तो कहानी में असली ट्विस्ट आ गया। मतलब जब प्राइस और आरएसआई आपस में सहमत नहीं है तो हमें प्राइस की बजाय आरएसआई पर, मतलब मोमेंटम पर भरोसा करना चाहिए। 100%। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए प्राइस एक कार है जो पहाड़ी से नीचे की तरफ लुढ़क रही है। उसने एक नया लो बनाया, मतलब कार और नीचे खिसक गई। हाँ, लेकिन आरएसआई उस कार के इंजन का आरपीएम है। जब आरएसआई हायर लो बनाता है तो इसका मतलब है कि कार भले ही नीचे खिसक रही है लेकिन इंजन का आरपीएम अब गिरना बंद हो गया है। उसमें अब और नीचे जाने का मोमेंटम नहीं बचा है। बिल्कुल। कार में अब ताकत नहीं बची है। चार्ट पर जो सेलर्स भारी रेड कैंडल्स बना रहे हैं, उनमें अब वो दम नहीं रहा। और खास तौर पर तब जब आरएसआई पहले 25 के नीचे था और प्राइस लोअर बैंड के नीचे था। ये तो इस बात का बहुत पक्का सिग्नल है कि अब प्राइस रिवर्स होने वाला है। हाँ, और एक नया हायर हाई बनाएगा। ये गिरते हुए चाकू को पकड़ने के बजाय उस चाकू के जमीन पर गिरकर रुकने का इंतजार करने जैसा है। अमेजिंग। तो अगर इस पूरे एपिसोड, मेरा मतलब है इस पूरे एनालिसिस को समराइज किया जाए तो कहानी एकदम साफ है। बॉलिंजर बैंड्स हमें प्राइस का स्ट्रेच दिखाते हैं और आरएसआई मोमेंटम दिखाता है। दोनों का कॉन्वोकेशन सही सेटिंग्स और कड़े अनुशासन के साथ ही काम करता है। अनुशासन मतलब डाइवर्जेंस का इंतजार करना और उस प्रेशर कुकर वाले साइडवेज मार्केट से दूर रहना। एकदम सही। पेशेंस के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है जो वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में छुपा था। आप उस एमएससीडी वाले दावे की बात कर रही हैं? हाँ, वीडियो के अंत में क्रिएटर ने कैजुअली एक एमएसीडी स्ट्रैटेजी का जिक्र किया है और कहा है कि उसका विन रेट 86% है। 86% विन रेट? मार्केट में ये नंबर बहुत बड़ा होता है। वही तो। जरा सोचिए, अगर सिर्फ इन दो इंडिकेटर्स, बॉलिंजर और आरएसआई की हल्की सी ट्यूनिंग ने ही मार्केट के इतने बड़े शोर को इतने अच्छे से डिकोड कर दिया है, तो जब कोई एमएसीडी जैसी चीजों के हिडन डायनामिक्स को समझना शुरू करेगा तो क्या होगा? बिल्कुल। तो डेटा और चार्ट्स के इस खेल में जीतने की और कितनी संभावनाएं खुल सकती हैं, ये सोचने वाली बात है। शायद हम उस एक्सरे मशीन को अब तक गलत लेंस से देख रहे थे। सही कहा। चार्ट्स के इस कयास में भी एक पैटर्न छुपा है, बस देखने का नजरिया चाहिए। बिल्कुल। तो इसी थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रैप अप करते हैं। मार्केट के शोर को फिल्टर करते रहिए और चार्ट्स के पीछे छिपे असली सिग्नल्स को ढूंढते रहिए।